क्या आपको पता है कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है और दूसरी तरफ हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो अभी भी ग्लोबल एवरेज से काफी नीचे है। एक तरफ हम कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं और दूसरी तरफ हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के मामले में चाइना जैसे कॉम्पिटिटर्स से काफी पीछे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, इसका असर हर इंडियन की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो आज हम समझेंगे इंडियन इकोनॉमी की कहानी, उसके की फीचर्स, टैक्स सिस्टम और क्या ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमारे लिए सस्टेनेबल है। तो शुरू करते हैं। सेगमेंट नंबर 1, द जर्नी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री का। 1947 में आजादी के बाद हमने एक प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया, मतलब हम अपनी इकोनॉमी को ज्यादा ग्लोबल कंपटीशन से बचा कर रखते थे। ज्यादा फोकस सेल्फ रिलायंस पर था, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ओन करती थी। फिर आया 1991, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का साल। ये रिफॉर्म्स क्यों लाए गए? बात सिंपल है, हमारी इकोनॉमी एक फाइनेंशियल क्राइसिस के कगार पर थी। फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे थे और लोन की रिपेमेंट के लिए गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद हमारी इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट्स के लिए ओपन हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिला। आज हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीपीपी के बेसिस पर 3rd लार्जेस्ट। सेगमेंट नंबर 2, की फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चलिए अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स। नंबर 1 इज कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ। इंडिया की जीडीपी का 70% डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है, मतलब हमारी इकोनॉमी हेविली डिपेंड है इस बात पर कि हम अपने पैसे खर्च कैसे करते हैं, चाहे वो ग्रोसरीज हो, स्मार्टफोन हो या सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर। ये एक एडवांटेज भी है क्योंकि ये हमें एक्सटर्नल शॉक्स जैसे ग्लोबल डिमांड स्लोडाउन से कुछ हद तक बचा सकता है। नंबर 2, सेक्टरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। हमारी इकोनॉमी 3 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज एग्रीकल्चर, जीडीपी का 15 to 20%। नंबर 2, इंडस्ट्री, अराउंड 25%। नंबर 3, सर्विसेज, लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, अप्रोक्सीमेटली 55 to 60%। यहाँ सर्विसेज सेक्टर का रोल बहुत बड़ा है। आईटी और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री ने इंडिया को ग्लोबल मैप में एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनाया है। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, जैसे रेलवेज, डिफेंस और बैंकिंग पर अभी भी कंट्रोल रखती है। लगभग 1900 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जो ऑपरेट करती है और ये बैलेंस प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच एक यूनिक फीचर है जो इंडियन इकोनॉमी को अलग बनाता है। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों प्रोवाइड करती है। सेगमेंट नंबर 3, इंडियाज टैक्स सिस्टम, द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात करते हैं इंडियन टैक्स सिस्टम की, जो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। नंबर 1, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स शामिल हैं। ये टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हर लेवल पर लगते हैं, कस्टम्स, एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स। नंबर 2, जीएसटी, अ गेम चेंजर। 2017 में जीएसटी आने के बाद एक बड़ा रिफॉर्म हुआ। जीएसटी का मकसद था कास्केडिंग टैक्सेस को खत्म करना, जहां एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगता था। स्टडीज कहती हैं कि जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ का डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट जीडीपी ग्रोथ पर होता है। नंबर 3, टैक्स टू जीडीपी रेशो। अब ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, ये बताना है कि इकोनॉमी कितना एफिशिएंटली रेवेन्यू जनरेट कर रही है। 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो 6.6%, इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो 6.86%। लेकिन ये रेशोज ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में अभी भी काफी नीचे है, जो ये क्लियर सिग्नल है कि हमें अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की जरूरत है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस, सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसेस और कॉम्प्लायंस को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज काफी मदद कर सकती है। सेगमेंट नंबर 4, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब तक के डिस्कशन से एक चीज क्लियर है, इंडिया की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। नंबर 1, अनइवन डेवलपमेंट। सिटीज लाइक मुंबई और बेंगलोर तो ग्लोबल हब्स बन गए हैं, लेकिन रूरल एरियाज अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये इकोनॉमिक गैप हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ध्यान देने की जरूरत दिखाता है। नंबर 2, लो टैक्स कॉम्प्लायंस। सिर्फ 6 करोड़ इंडियंस इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जबकि पॉपुलेशन 140 करोड़ है। इसका मतलब है कि टैक्स बेस को एक्सपेंड करने की जरूरत है और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस
और बेटर कॉम्प्लायंस सिस्टम जरूरी है। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग लैग। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव के बावजूद हम मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को स्केल कर सकें तो ये एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक मेजर कैटलिस्ट बन सकता है। अपॉर्चुनिटीज, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारी 65% पॉपुलेशन 35 साल से नीचे है। ये एक यूथ ड्रिवन इकोनॉमी का सिग्नल है जिसमें इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी का पोटेंशियल है। डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, ई कॉमर्स और एआई सेक्टर्स में ग्रोथ की पोटेंशियल है। अगर हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकें तो ये सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। इन शॉर्ट, हमें अपने चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए इन अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रेटेजिकली कैपिटलाइज करना होगा ताकि इंडिया अपने ग्रोथ पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके। सेगमेंट नंबर 5, इम्प्लीकेशंस फॉर द फ्यूचर। तो इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये रिफॉर्म्स हमारे ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं और हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को एफिशिएंट बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब हम अपनी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को समझकर उन्हें एड्रेस करें, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट के गैप्स। इन एरियाज पर फोकस करना जरूरी है ताकि हम अपने यूथ पॉपुलेशन को एम्पावर कर सकें और उन्हें ग्लोबल मार्केट के लिए रेडी कर सकें। पॉलिसी मेकर्स के लिए एक जरूरी मैसेज ये है, ग्रोथ तभी सस्टेनेबल हो सकती है जब हम इंक्लूसिविटी और एफिशिएंसी के बीच का बैलेंस बनाएं। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग, फेयर और प्रोग्रेसिव सिस्टम ही लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सकता है। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन हमें अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक बनाना होगा। कंक्लूजन, दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी की कहानी सिंपल नहीं है। ये एक डायनेमिक सिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके ओपिनियन क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में? कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।